अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सेल साइकिल का दूसरा पार्ट जो है डिस्कस करना है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था और उसकी 3 फेजेस तक हम आए थे इंटरफेस के, लेकिन उसको हमने डिस्कस नहीं किया था। आज हम उसकी तीनों फेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक क्या है? इवेंट्स ऑफ इंटरफेस। There are 3 phases, 3 events in the interface. G1 phase, first gap phase or first growth phase. Second one is called S phase or synthesis phase or DNA synthesis phase or DNA duplication or replication phase. Third one is the G2 phase, second growth phase or second gap phase. ये 3 नाम जो है ये किसने दिए थे? 2 साइंटिस्ट थे, हावर्ड एंड पेल्क। ये हावर्ड और पेल्क जो है उन्होंने ये 3 नाम जो है इंटरफेस को दिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं G1 फेज। ये आपके पास G1 फेज है। G1 फेज के प्रॉपर्टीज को हमने इधर लेके हैं, ये आपके सामने हैं। These are the properties of G1 phase. तो फर्स्ट क्या है? It is the longest phase of the इंटरफेस। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो आपके पास इंटरफेस होता है दैट वाज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, अगर कहीं एमसीक्यूज में आ जाए। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर G1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। तो यू शुडंट बी कंफ्यूज इन दीज 2 टर्म्स। सो लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज तो इंटरफेस इसलिए है कि आप देखिए माइटोसिस जो होता है सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। रेस्ट जो पूरा इंटरफेज है इसमें अगर आप देखिए G1 में कुछ टाइम है 10 आवर्स लेता है। एस फेज जो होता है ये 8 आवर्स लेता है। यहाँ पर टाइम अगर मैं मेंशन करूँ, ये टाइम जो होता है 8 आवर्स टाइम लेता है और जो G2 है ये 4 आवर्स लेता है। तो मतलब इंटरफेस जो होता है ये आपके पास क्या है? लॉन्गेस्ट फेज है। दूसरा स्टेप क्या है? ग्रोथ इन साइज। सेल जो होता है अपने आप को प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास 2 डॉटर सेल बन गए हैं एक पेरेंट सेल से। अब ये जो डॉटर सेल है कि दोबारा जब डिवीजन में एंटर होता है तो ये अपने आप क्या करता है? प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है? सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस। 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस कौन कौन से हैं? राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? राइबोसोम की बॉडी को बनाता है। दूसरा क्या है? मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से मैसेजेस को इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। और तीसरा जो है ट्रांसफर आरएनए जो साइटोप्लाज्म से स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पिक करता है और राइबोसोम के साइड पर लाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और साथ साथ राइबोसोम एंड एंजाइम्स। राइबोसोम्स जब राइबोसोमल आरएनए बनता है और साथ साथ जब प्रोटीन्स बनते हैं तो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए क्या बनाता है? राइबोसोम के बॉडी को बनाता है। एंड एंजाइम्स और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो होते हैं यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। इसी एंजाइम में क्या करना है? मुख्तलिफ स्टेप्स को आगे कैरी करना होता है। और साथ साथ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स और रेगुलेटरी एंजाइम्स का काम क्या होता है? ये माइटोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके फॉर एग्जांपल ये आपका नोज है, इसका एक खास लिमिट होता है ग्रोथ का। लेकिन अगर बॉडी में रेगुलेटरी प्रोटीन्स और एंजाइम ना होते तो मैं नॉट का आपका नोज इतना जो है बड़ा हो जाता, तो कितना बुरा लगता। तो ऑलमाइटी अल्लाह का हम पर एक बहुत खास करम है। उन्होंने हमारे बॉडी को इस तरह बनाया है कि सेल्फ रेगुलेटरी, सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड है, एक खास लिमिट तक जाता है। अगर आपके कान ये इस तरह बड़े होते तो फिर इंसान कैसे नजर आता? तो इसी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ये जो कि G1 फेज में प्रोड्यूस हो जाते हैं। माइटोटिक एपैरेटस, हम माइटोटिक एपैरेटस को आगे हम पढ़ेंगे जब हम प्रोफेज के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोफेज में क्या होता है? स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं, एस्टर रेस बनते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ होता है, उन सारों को कंबाइन क्या कहते हैं? माइटोटिक एपैरेटस कहते हैं। और ये G1 जो होता है टाइम लेता है, अप्रॉक्सीमेट टाइम 10 आवर लेता है। ये 10 से एक्सीड भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल्स पर, बट अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है वो
10 आवर्स। सो ये सारे इवेंट जो होते हो जाते हैं किसमें, G1 में हो जाते हैं, और आखिरकार आपके पास ये क्रोमोसोम जो होते हैं आ जाते हैं। बल्कि क्रोमोसोम तो मौजूद होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन इसकी शुरू हो जाती है। कंडेंसेशन में ये थिक होते जाते हैं, और यहाँ पर आपको देखिए अनरिप्लिकेटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अनरिप्लिकेटेड या सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम क्या होता है, या रिप्लिकेटेड या डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की तरफ चले जाए तो फिर आपको ये नॉन रिप्लिकेटेड और रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर सिर्फ क्या होता है, फिर एस फेज में एंटर हो जाता है, इसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, या डीएनए सिंथेसिस फेज भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम को आप देखिए डुप्लीकेट हो गए हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। दोबारा देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है या नॉन रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, और ये क्या हो जाता है, ये डुप्लीकेट हो जाता है इस तरीके से। अब ये नॉन रिप्लिकेटेड है और ये रिप्लिकेटेड है। इसमें अगर आप देखें ये पैरेंटल डीएनए है जो अपने एक कॉपी बना लेता है। बेसिकली ये जो क्रोमेट आपके पास है ये इसकी कॉपी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई जीन है फॉर नोज शेप, तो वही जीन इस किसी रिप्लिकेट कॉपी में भी पाई जाती है। अगर यहाँ पर कोई जीन है फॉर योर बॉडी हाइट, वही सेम कैरेक्टर वाला जीन यहाँ पर भी मौजूद होता है। तो ये क्या है, ये इसका रेप्लिकेट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल देखिए ये नॉन रिप्लिकेटेड, और ये क्या है, ये रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम, नॉन रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इन दो क्रोमेटिड्स को क्या कहा जाता है, these two are called sister chromatids, they are called sister chromatids। मतलब ये एक क्रोमेटिड है, ठीक है, और इसकी कॉपी ये दूसरा क्रोमेटिड है जिसका रेप्लिकेट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये रेप्लिकेट हो जाती है इस तरीके से। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल एक डीएनए होती है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास ये डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये अनजिप्ड हो जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अपने आप को अरेंज करते हैं, और एक डीएनए से आपके पास दो डीएनए बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है। किसी एस फेज में रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है। अब बाकी इसके पास इसके अलावा और प्रॉपर्टीज, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ग्रोथ इन साइज, मजीद साइज में बढ़ोतरी आ जाती है, ग्रोथ आ जाता है, इंक्रीज आ जाती है, और साथ साथ सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, इसमें इस स्टेप में हिस्टोन प्रोटीन भी साथ साथ बन जाते हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि यूकेरियोटिक क्रोमोसोम जो होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है, इसमें एक होता है डीएनए और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। वो आप लोगों ने पढ़ा है कि क्रोमोसोम कुछ यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम बेसिकली किस चीज से बनता है, न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और इसी 8 हिस्टोन प्रोटीन को 200 न्यूक्लियोटाइड्स 2 दफा इनसर्कल करते हैं। जब 2 दफा ये इनसर्कल हो जाए तो इसी 8 हिस्टोन प्रोटीन्स में जितने न्यूक्लियोटाइड कवर होते हैं वो 200 होते हैं। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन और 200 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ये लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, तस्बीह के दानों की तरह पे ये नजर आते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है डीएनए वगैरह में, जो बैक्टीरिया वगैरह में, उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, और यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो ये भी बन जाते हैं, आगे ये रिक्वायर्ड होते हैं, एंजाइम भी बन जाते हैं, और टाइम जो लेता है 8
लेता है। टाइम कितना लेता है 8 आवर्स, ये फेज जो होता है टाइम लेता है। इसके बाद फिर ये एंटर हो जाती है G2 फेज में। ये आपके पास G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन्स फॉर डिवीजन, प्रोटीन बन जाते हैं, एंजाइम फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। तो इस तरह हर जगह पर हर स्टेप में जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो वहां पर बनते रहते हैं। इसी वजह से तो हम इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं कि अपने आप को सेल डिवीजन के अमल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी रिप्लिकेट हो जाता है। बेसिकली सेंट्रियोल की जो रिप्लिकेशन है वो G1 फेज से शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फेज में इस पर कुछ काम हो जाता है, और G2 फेज में ये सेंट्रियोल जो होती है कंप्लीट क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास एक सेल है, फॉर एग्जांपल सेल है, इसके अंदर क्या है? फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है। यहाँ पर इसमें देखिए ये आपके पास एक क्या आपके पास ये आपके पास है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर के अंदर लोकेट होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में कंफ्यूज होते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेंट्रियोल मौजूद होता है। ये सेंट्रियोल इस तरह होता है। ये सेंट्रियोल जो होता है ये परपेंडिकुलर टू, इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, और ये सेंट्रोसोम के अंदर होता है। इस तरह भी आप कह सकते हैं कि वो जगह जहां पर सेंट्रियोल लोकेटेड है उस जगह को सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो सेंट्रोसोम जैसे सेंट्रियोल की क्या हो जाती है? इसकी कॉपी बन जाती है, रिप्लिकेशन। अब ये सेंट्रियोल इसी पोल की तरफ जाता है और ये सेंट्रियोल इसी पोल की तरफ मूवमेंट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता इससे क्या बन जाते हैं? शॉर्ट थ्रेड रे स्ट्रक्चर एराइज हो जाता है, जिसको हम एस्टर रेस कहते हैं। इस ये सेंट्रियोल एस्टर रेस जो होते हैं ये फिर मेटाटिक एपेरेंटस बनाते हैं, जिसको हमने बाद में डिस्कस करना है। तो साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट्स फ्रॉम सेंट्रियोल। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, ये जो एस्टर रेस हैं जो कि स्टार की तरह ऑलमोस्ट नजर आते हैं, ये भी इससे रेडिएट होना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों रेडिएट होते हैं? क्योंकि आगे जो होता है इसने क्या करना है? क्रोमोसोम को सेंटर में अरेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास जो क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रिप्लिकेट क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा है, ठीक है। ये सेंट्रियोल इधर होते हैं, इससे स्पेंडिंग फाइबर जो होती है इसी क्रोमोसोम के साथ इस तरह अटैच हुए होते हैं, इसी क्रोमोसोम को इक्वेटर में सेंटर में अरेंज करते हैं। इसी मकसद के लिए क्या होते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल इससे रेडिएट हो जाते हैं। और टाइम कितना लेता है? ये 4 आवर्स का टाइम लेता है। इसके बाद फिर सेल जो होता है फिर एम फेज में डिवीजन फेज में एंटर हो जाता है। डिवीजन फेज में मैं आपको थोड़ा सा वैसे ब्रीफली बताता हूँ, इसको हमने बाद में डिस्कस करना है। अब ये जो एम फेज इसको माइटोसिस कहते हैं, यहाँ पर सेल डिवीजन का अमल शुरू हो जाता है। टाइम लेता है अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स। ये माइटोसिस जो होता है इसके लिए मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ एक कोड के तौर पर पीमेट एक ट्रक के तौर पर अपने जहन में रखे। पीमेट या इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊं कि ये आपके पास है पीमेट, PMAT। P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टीलोफेज। टीलोफेज के बाद फिर साइटोकाइनेसिस, एक सिंगल सेल जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं डॉटर सेल। इस तरह की मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेरेंट सेल है, हम ह्यूमन के लिए ह्यूमन सेल में 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये क्या हो जाता है? ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और इन दो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है? 46 जो कि पेरेंट के बराबर होती है, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हाफ नहीं होते, अप्लाइड नहीं होते, बल्कि कांस्टेंट होते हैं। अब देखिए पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 2 है, और डॉटर सेल में इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 होते हैं। अब क्या हो जाता है इसमें? ये जो होता है आपके पास जो 2 डॉटर सेल आपके पास बन जाते हैं, फिर ये एक
और स्टेप भी हम पढ़ते हैं G0 फेज, G0 फेज, जहाँ पर डिवीजन का अमल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो क्या हो जाते हैं, जब इसमें डिवीजन का अमल हो जाता है तो फिर इसके बाद इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होती, इसको हम G0 में लेते हैं और वो फिर आगे साइकिल में रिपीट नहीं होती। फॉर एग्जांपल 3 फेजेस में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला परमानेंट फेज, वो कौन से सेल्स है, वो टिश्यू है जो G0 में चले जाते हैं कंप्लीटली, वो न्यूरॉन नर्व सेल है और स्केलेटल मसल, ये आपके जो बोन्स है इसके साथ जो मसल अटैच है इसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। तो ये न्यूरॉन और स्केलेटल मसल जो होते हैं ये परमानेंट फेज में आते हैं, ये G0 में चले जाते हैं, इसमें बाद में डिवीजन नहीं होता। कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिसको हम सेमी परमानेंट फेज कहते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है सेमी परमानेंट फेज, नाम से जाहिर है सेमी परमानेंट, मतलब न तो कंप्लीटली परमानेंट है बल्कि न ही जो है ये हर वक्त रिसाइकल होते जाते हैं, बल्कि अगर ज़रूरत हो तो रिसाइकल हो जाते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो अपनी जगह पर होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए लीवर एंड किडनी, लीवर और किडनी फॉर एग्जांपल देखिए ये G0 में चले गए। अब देखें, अब इसको कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो G0 फेज में ये पड़े रहते हैं, लेकिन जब इसको बॉडी की तरफ से कोई सिग्नल मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ये जो होता है दोबारा साइकिल में क्या हो जाता है, दोबारा एंटर हो जाता है और यहाँ पर रिसाइकिल होता जाता है। तीसरा जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली डिवीजन फेज, उसमें आपके पास एपिथेलियल सेल जो आउटर सेल होते हैं, स्पेशली स्किन सेल्स या स्टमक के अंदर के जो सेल्स हैं, ये क्या होता है, आपके सेल्स जो होते हैं इसकी डेथ हो जाती है, ये आपकी बॉडी से नीचे गिरते जाते हैं, इसकी जगह पर नए सेल बनते हैं। तो ये अमल काफ़ी तेज होता है। इसी वजह से जो स्किन सेल्स है, एपिथेलियल सेल है, वो G0 में नहीं जाते बल्कि वो हर वक्त रिपीट होते जाते हैं, हर वक्त रिपीट होते जाते हैं। और ये था आपका आज का लेक्चर, यहाँ तक आपका लेक्चर है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ। वो ये है कि यहाँ पर 2 चेक पोस्ट होते हैं, चेक पोस्ट, 2 चेक पोस्ट होते हैं। एक चेक पोस्ट जो होता है वो यहां पर होता है, यहां पर एक चेक पोस्ट है, चेक पॉइंट जिसको हम कहते हैं, चेक पोस्ट या चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट यहां पर मौजूद है, ये क्यों होता है? फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये सेल जो है जब ये इंटरफेस में एंटर होता है, अगर इसमें कोई रेडिएशन हुई हो, कोई म्यूटेशन हुई हो, कोई न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जीन के सीक्वेंस में कोई चेंज आ गया हो, कोई एरर आ गया हो, तो ये चेक पॉइंट अगर इसको करेक्ट करता है, इसके बाद फिर इसको अलाउड करता है। क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स आगे फॉरवर्ड हो जाए तो फिर तो बॉडी में क्या हो जाता है, नुकसान होता है, तो इसमें हमारा फायदा है। तो ये चेक पॉइंट जो होता है इसको फिर पहले करेक्ट करता है और फिर आगे इस डीएनए को आगे फॉरवर्ड करता है। जिस तरह कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो अब बाकायदा आपको चेक किया जाता है, चेक पोस्ट होती है और फिर इसके बाद आपको क्या करता है, आपको अलाउड करते हैं। और दूसरा जो आपके पास चेक पोस्ट है वो यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर कोई और मिस्टेक्स, कोई एरर्स यहाँ पर आ गई, इसलिए अभी जो है इसी फेज में इसने एंटर होना है, इस फेज में इसने एंटर होना है, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर इसको दोबारा चेक किया जाता है, कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, अगर कोई एरर्स है उसको फिर निकाल दिया जाता है फिर आगे, और इस तरीके से क्या हो जाता है, रिसाइकिल जो होता है रिसाइकिल होता जाता है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट ऑफ सेल साइकिल, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आपके जहन में ज़रूर क्वेश्चन करते जाएं। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जहाँ भी रहे आप खुश रहें, आप दूसरों में खुशियाँ बांटने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।